सर आज हम श्रोडिंगर की जो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है उसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कि जब पार्टिकल को किसी बॉक्स में बंद किया जाए तो उसके क्या नतीजे निकलते हैं, उससे हमें मज़ीद क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। बॉक्स एक मखसूस किस्म का एक बॉक्स है, हाइपोथेटिकल एक बॉक्स, और उसकी सिंपल सी ज्योमेट्री कुछ यूं बनती है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम वन डायमेंशनल बॉक्स ले रहे हैं, यानी वन डायमेंशनल बॉक्स से मुराद ये है कि उसमें पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो अलोंग एक एक्सिस। बाद में जब हम उसकी कुछ अच्छे से फॉर्मुलेशन कर लेते हैं, उससे जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट करनी होती है वो एक्सट्रैक्ट कर लें, उन रिजल्ट्स को हम 3 डायमेंशन में जनरलाइज कर देते हैं। मैथमेटिकल यानी जो मैथमेटिकल आसानी है उसकी खातिर हम पार्टिकल की मूवमेंट को अलोंग एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं। ये एक बॉक्स है जो कि ओरिजिन पे पड़ा है और इसकी लंबाई है L। इस बॉक्स के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस किस्म के हैं कि ये चूंकि ओरिजिन पे है x, बॉक्स ओरिजिन पे रखा गया है, यहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। यहाँ पर x जाहिर सी बात है 0 है, बॉक्स की लंबाई L है, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट हमारे पास L। बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो along x एक्सिस मूव कर रहा है। इसके लिए कुछ और भी कंडीशंस हम सपोज करते हैं, और वो कंडीशन कुछ यूं है कि जब तक ये पार्टिकल बॉक्स के अंदर है इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, potential energy 0. All the energy it possesses is kinetic energy, no potential energy term. अब चूंकि ये एक क्वांटम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है तो इस पार्टिकल के साथ एक वेव फंक्शन एसोसिएटेड है साई, और इस साई के ऊपर भी इस मौजूदा बॉक्स की वजह से कुछ कंडीशंस लागू हो जाती हैं। मसलन वो पार्टिकल, मैं इस वक्त एक कमरे में बंद हूँ, एक बॉक्स में बंद हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ इस डायमेंशन में या इस डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ, या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में मैं मूव कर सकता हूँ। मेरे साथ एक वेव फंक्शन एसोसिएटेड है, साई एसोसिएटेड है, और वो कुछ इस अंदाज से कि जब मैं यहां तक पहुंचता हूं तो यहां तक मेरी वेव फंक्शन है, साइड है, लेकिन जहां पर दीवार है वहां पर चूंकि मैं नहीं हो सकता, लिहाजा वहां पर मेरा वेव फंक्शन भी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली जो दीवार है यहां पर ज्यादा से ज्यादा मैं यहां तक आ सकता हूं, जहां पर दीवार है मैं वहां नहीं आ सकता। दीवार से टकराने के बाद मैं यूं वापस जा सकता हूं और फिर यहां तक आ सकता हूं। यहां तक आने के बाद मैं इस दीवार में पेनिट्रेट नहीं कर सकता, मैं इधर ही करूंगा। इन कंडीशंस के मद्देनजर हम कुछ मैथमेटिकल बाउंड्री कंडीशंस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल psi is 0 when x is 0, ऐसे ही है। x 0 पे psi 0, psi एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए कि वहां पर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता।
बाद में, अभी नहीं, बाद में कुछ चूंकि ये एक हाइपोथेटिकल हमने एक कंसिडर किया हुआ है और हमने कुछ रिजल्ट्स लेने हैं मैथमेटिकल प्रोसीजर की आसानी के लिए, ये सारे सपोजिशन हम कर रहे हैं। हालांकि ये 100% करेक्ट नहीं है, ये चीज़ 100% करेक्ट नहीं है, इसलिए कि जो टनलिंग इफेक्ट है, जो क्वांटम टनलिंग है, उसके मुताबिक पार्टिकल अक्रॉस द बॉर्डर भी एग्जिस्ट कर सकता है, उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम ये कंसिडर करते हैं, ये अस्यूम करते हैं कि अच्छा जी इस बाउंड्री पे और इस बाउंड्री पे पार्टिकल का वेव फंक्शन 0 है। तो when x is 0, psi is 0. Again, when x is L, psi is 0. Again, तो हमारे पास ये दो बाउंड्री कंडीशंस आ गई। अब इस ज्योमेट्री और इन कंडीशंस के मदद से हम इस पार्टिकल को एनालाइज करते हैं कि ये हमें मजीद नई क्या इंफॉर्मेशन देता है। चूंकि बाउंड पार्टिकल है और ये बाउंड पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर ही रहेगा, यानी इस बॉक्स के अंदर जब तक ये है इसकी प्रोबेबिलिटी 1, यानी 100% पार्टिकल बॉक्स के अंदर मौजूद है। यहां से लेकर यहां तक इस पूरे इंटरवल के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है कि पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। एग्जैक्टली बॉक्स के अंदर किस पॉइंट पे है ये हम नहीं बता सकते, हर एक पॉइंट की फिर अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन बाहर से जो बंदा देखता है उसको ये पूरा यकीन है कि हाँ जी पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, लिहाजा इसकी अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी सर्टेनली वो वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस पार्टिकल के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन की शक्ल कुछ यूं बनती है, वन डायमेंशनल मोशन है, लिहाजा मैं पार्शियल डेरिवेटिव की बजाय नॉर्मल डेरिवेटिव यूज कर रहा हूं। और h का स्क्वायर और E ऑफ psi इक्वल्स 0, इसलिए कि पोटेंशियल एनर्जी 0, लिहाजा ये वाला टर्म E ऑफ psi हो जाएगा। ये है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल in a box which is confined to move along one direction only. In this present and current case, it is moving along x-axis only. So this derivative will be taken along x-axis only. Right? Clear? Okay. Now the analysis begins. आप अगर इस इक्वेशन को देखें, ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें अगर गौर से देखें तो मजीद कुछ और भी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। मसलन ये ना सिर्फ सेकेंड ऑर्डर है बल्कि ये विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है, होमोजीनियस है और लीनियर है। तो जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सारी खूबियां हों, उसके सॉल्यूशन हमेशा साइन और कोसाइन के फंक्शन होते हैं, साइन और कोसाइन के फंक्शन होते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स ने हमें इसके सॉल्यूशन बताए हुए हैं, हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिखेंगे और हम उस सॉल्यूशन को एनालाइज करेंगे। बात क्लियर हो गई? दिस इज नॉट अ कोर्स ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन, रिमेंबर, we'll think of the solution from that literature and we'll analyze that solution in this current scenario, whatsoever it is, and we'll see what new information we obtain from this situation. कोई मुझे बता सकता है इसका solution क्या हो सकता है? Solution is straightforward. Psi equals A sine of kx plus B cos of kx.
कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स हैं, या इसको आप कह सकते हैं कि ये जो वेव है ये उसका एम्पलीट्यूड हो सकता है. This k is obtainable from these constant coefficients. जो k है यहां से obtainable, और k क्या है हमारे पास 2me under root over h cut. k पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. This is the solution for the equation 1. Solution है, और अब हमने इस solution को एनालाइज करना. Let's start with analysis now. Look at the boundary conditions. The first boundary condition tells us that psi is 0 whenever x is 0. We take up this and substitute in here and see what happens to this solution then. Psi is 0 whenever x is 0. Sorry. This is 0. Sin of 0 is obviously 0. 0, right? Cos of 0 is 1, so we are left with only b. So what we have done in fact, by substituting the first boundary condition, we have come to the conclusion that this constant in the solution is actually 0. It is 0. And it produces a further simplicity in the calculation. Because when this is 0, this b is 0. This whole term becomes 0 and we are left with only this term. We are left with only this term. So for this current scenario, the acceptable wave function going to be a sine 2me under root over h cut of x. Clear? ये बेटा नोट कर ले आप लोगों ने. अभी सिंपल सी मैथमेटिक्स है ना, आसान सी, तो कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ, किसी को कोई परेशानी है? ओके, we are left with only psi equals a
sin 2me square root h dot x. Now we have utilized the first boundary condition and we have come to the conclusion that b is 0. Now we'll utilize the second boundary condition and see what happens to this equation now. Again it says that when x is L, psi is 0. Psi is 0 when x is L. Clear? And this actually tells us much more about the confined particle. और वो चीजें क्या हैं? इस इक्वेशन को एनालाइज करने से अभी थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि वो फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है, वो काम की चीजें, वो जो रास की बातें हैं, वो जो नेचर के फितरत के जो राज हैं वो हैं क्या, वो अभी थोड़ी देर में इस इक्वेशन से रिवील हो जाएंगे. बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के राज छुपे हुए हैं, पिन्हा हैं फितरत में. और इसके लिए हमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत है. हमें ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी रिकॉल करनी है. मैं रिकॉल कराता हूँ आप लोगों को. कॉफी ठंडी हो गई यार. Sine of theta. Theta. Sine of theta is 0. Sine of theta कब 0 होता? पूरा sine of theta. एक टेबल बनाते हैं, वहां से हमें पता चल जाएगा कि sine of theta किस वक्त 0 होता है. यही बात है. When theta is 0, sine of theta is 0. और क्या शराइत हो सकती है? 180 से मुराद पाई, साइन ऑफ पाई 2 pi 0 and it is 2 pi 0 3 pi. ठीक है. Isn't it? ऐसे ही है. yes sir हमेशा n पाई पे रिजल्ट हमारे पास 0 ही है. यानी ये इक्वेशन उस वक्त ट्रू हो सकती है, ये इक्वेशन उस वक्त ट्रू हो सकती है जब हमारे पास ये थीटा n पाई के बराबर है. टू me square root over h cut L equals n pi. Only then this equation is true. वहां से बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से ये पॉइंट समझ लिया आप लोगों ने? उसमें कोई परेशानी है? ओके. चलें जी, इस इक्वेशन को तो हम बाद में निपटते हैं. सबसे पहले जरा इसके साथ कुछ करके देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है. ठीक है. यहां से मैं इंटरेस्टेड हूं एनर्जी में
पार्टिकल की एनर्जी में, टोटल एनर्जी में, और इस इक्वेशन को मैं E के लिए सॉल्व करता हूँ। जब इसको मैं E के लिए सॉल्व करता हूँ तो square root लें, square लें, squaring on both sides, right? And you will be left with 2me or h cut square, l square, n square and y square, right? अब e को यहाँ रहने दें और बाकी चीजों को आप इस तरफ ले आएं, तो ये चीज हो जाएगी n square, pi square, right? Yes, sir. और ये 2m नीचे आ जाएगी, और ये h का स्क्वायर और l स्क्वायर ऐसा ही। Yes, sir. और अब जरा इस इक्वेशन को देखें आप, एंड यू विल रिकॉग्नाइज कि इस इक्वेशन के अंदर जितनी भी एंटिटीज हैं सिवाय एक के, वो सारी की सारी कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट एंटिटीज को मैं कुछ यूं लिखने लगा हूं, पाई स्क्वायर, एच कट स्क्वायर, इसलिए कि एनालिसिस के वक्त आपने बॉक्स की जो लंबाई रखी बस वो कांस्टेंट हो, पार्टिकल का मास कांस्टेंट है, बाकी चीजें हमारे पास कांस्टेंट है। जो चीज चेंज हो रही है वो ये n स्क्वायर। अब n की जो भी वैल्यू हो, n1 हो, n2 हो, उसी हिसाब से वो आपके पास वो एंगल्स आ रहे थे, पाई, 2 पाई, 3 पाई, when this n is 0, when then this n is 0, you are left with nothing. You are left with nothing. लिहाजा क्वांटम मैकेनिकली एक पार्टिकल जिसकी एनर्जी 0 हो अलाउड नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल के पास हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, कम से कम एनर्जी, और वो इस n की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग ही आ सकती है। अगर n को 1 कर दें तो वो कम से कम एनर्जी, n को 2 कर दें, 3 कर दें, उस हिसाब से इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। n 0 अलाउड नहीं है, इसलिए कि एनर्जी नहीं तो पार्टिकल वैनिश, वो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि एनर्जी n की वैल्यूज पे डिपेंड कर रही है, लिहाजा अपनी कैलकुलेशन में आगे मैं इसको En से रिप्रेजेंट करूं। n की वैल्यू अगर 1 हो तो ये E1 हो जाएगा, वैल्यू 2 हो ये E2 हो जाएगा, ये 3 हो, n3 होगा तो ये E3 हो जाएगा। हर एक एनर्जी वैल्यू को मैं एक स्टेट कहता हूं। फॉर एग्जाम्पल n अगर 1 है, मैं कहता हूँ पार्टिकल इस वक्त एक स्टेट में है जिसके लिए एनर्जी E1 वाले स्टेट में। When n is 2, मैं कहता हूँ पार्टिकल E2 वाले स्टेट में, E3 वाले स्टेट में। E1 वाली जो स्टेट है, क्योंकि वो कम से कम एनर्जी है, हम कहते हैं पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में, पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में। लेकिन E2 के लिए चूंकि एनर्जी ज्यादा हो गई, फिर हम कहते हैं कि पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में, पार्टिकल
एक्साइटेड स्टेट में। सो E1 को छोड़ के बाकी जितनी भी इसकी स्टेट्स हैं वो सारी की सारी एक्साइटेड स्टेट्स हैं। E1 के लिए ग्राउंड स्टेट। इस ग्राउंड स्टेट का एक और भी नाम है, जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे उस हवाले से मैं उस वक्त एक न्यू टर्मिनोलॉजी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूंगा, जीरो पॉइंट एनर्जी, राइट। लेकिन राइट नाउ हम कहेंगे ये ग्राउंड स्टेट में। इस पूरे फैक्टर को मैं कोई नाम दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये Q है, ये कांस्टेंट है। जो भी हमारे पास बॉक्स की लेंथ होगी या जो भी मास होगा उसकी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करके हम कोई कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल प्रोटॉन हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर, ये पार्टिकल हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो पार्टिकल की मास और उस बॉक्स की लेंथ के हिसाब से ये कांस्टेंट डिसाइड होता है, ये कांस्टेंट डिसाइड होता है। चले जी हम अपनी तरफ से कुछ वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, अपनी तरफ से, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग मैं अपनी तरफ से कुछ वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू में अज्यूम कर रहा हूं। और वो एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है कि फिलहाल मैं इसकी डायमेंशन और यूनिट्स भी साथ नहीं लिख रहा, बल्कि जो बेसिक कंसेप्ट मैंने आप लोगों को देना है सिर्फ वो समझाना मकसूद है। लिहाजा इसके यूनिट्स और डायमेंशन के बारे में फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन के बाद हमें पता चला कि ये जो Q है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आया लेट्स से 2.5, राइट। फिलहाल मैं फ्रैक्शनल नंबर यानी वो जो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिख रहा, यानी एक्सपोनेंट इसके नहीं लिख रहा कि 10 to power 10 या 10 to power -11 वगैरह वगैरह। बस सिंपल हमारे पास एक नंबर है और जिसकी मदद से अब हम कुछ और चीजें अभी एक्सप्लोर करने लगे। अच्छा जी, अब जरा जब n की वैल्यू 1 होगी तो ये E1 कहलाएगा, ऐसे ही। ये कोई वैल्यू आ गई हमारे पास, राइट। When n is 2, it's become 4, 10, ये 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 10। E3 के लिए ये 9 हो जाएगा। बट नाउ कैलकुलेट करें केस, एग्जैक्ट बताएं। How much? 22.5. And this becomes E4 16 into 2.5, and this becomes okay, enough। अब जरा गौर से देखें और समझें कि ये क्वेश्चन हमें पार्टिकल की एनर्जी के बारे में कौन से एक बुनियादी राज बता रहा है, फितरत का एक बुनियादी राज, एक छुपा हुआ राज। पार्टिकल को जब भी आप किसी बॉक्स में बंद करते हैं और वो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, तो वो पार्टिकल अपनी मर्जी से कोई भी एनर्जी नहीं रख सकता। देखें, ये इस वक्त जो पार्टिकल बंद है जिस बॉक्स में, इसमें या तो इसकी एनर्जी की वैल्यू ये होगी या फिर ये होगी
या फिर ये, या फिर ये पार्टिकल की अपनी चॉइस पे नहीं रहा कि फॉर एग्जांपल वो चाहे 7, अलाउड नहीं। या पार्टिकल चाहे कि मुझे इन बिटवीन कोई एनर्जी वैल्यू मिले, फॉर एग्जांपल 18, 18.5, 18.36, नो, नॉट अलाउड। पार्टिकल की ख्वाहिश है कि 31.5 हो, नो। पार्टिकल को एक लिबर्टी बाहर दी गई है कि आप इनमें से कोई एक वैल्यू रख सकते हैं, या तो ये, या ये, या ये, या फिर ये। अपनी मर्जी से वो कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते। बल्फासी दीगर जो ट्रैप्ड पार्टिकल है, ट्रैप है ना, ये ट्रैप क्या हुआ, बाउंड पार्टिकल है, ट्रैप्ड पार्टिकल है, उसकी एनर्जी की वैल्यूज नेचर ने मखसूस कर दी, उसकी क्वांटिटी मुतय्यन कर दी कि इतनी मिकदार या फिर इतनी मिकदार या फिर इतनी मिकदार, अपनी मर्जी नहीं चलेगी। क्वांटम मैकेनिक्स में इस कंसेप्ट को एनर्जी क्वांटाइजेशन कहते हैं, यानी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ट्रैप्ड पार्टिकल, उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड, वो अपनी मर्जी से कोई भी एनर्जी नहीं रख सकता, बल्कि जो क्वांटिटी उसको प्रोवाइड की गई है उनमें से वो कोई एक एनर्जी रख सकता है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एनर्जी क्वांटाइजेशन। फितरत का रास्ता हमें ये पता चल गया, वो ये कि जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारी सोच है कि पार्टिकल कोई भी एनर्जी रख सकता है, और ये सही भी है जब तक कि हम मैक्रोकॉज्म में हैं, मैं और आप जितने भी मैक्रोकॉज्म के पार्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, सिस्टम हैं, वो कोई भी एनर्जी वैल्यू रख सकते हैं। क्वांटम मैकेनिकली या माइक्रोकॉज्म में या क्वांटम वर्ल्ड में ये चीज़ें अलाउड नहीं है। एक ये फर्क है क्लासिकल मैकेनिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें ये बताया कि एनर्जी की तमाम वैल्यूज ट्रैप्ड पार्टिकल के लिए अलाउड नहीं। अच्छा जी, मजीद हम बढ़ते हैं उसी क्वेश्चन के साथ, और हमें बहरहाल ये पता चल गया कि जो पीएन है वो